दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने चैप्टर बिल्कुल अभी इसी वीडियो से देखना शुरू करा है तो आप पहले पिछली वीडियोस चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है अगर आपको पिछले बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपके तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप पहले पिछली वीडियोस को देख के आइए, उसके बाद इसे कंटिन्यू करिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये मैंने आपका एक्स और वाई एक्सिस बना दी है, तो आपको जो स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस पर लेना है और जो आपका स्ट्रेन है वो आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। तो अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, मैंने इसको ओ नाम दे दिया। तो आपका ग्राफ बनना शुरू होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर हम इसको रोकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ए पॉइंट। तो यहां पर ए पॉइंट तक आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। आपको दिख रहा है ए पॉइंट तक ओ से लेकर के ए पॉइंट तक आपको स्ट्रेस की वैल्यू है वो स्ट्रेन की वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमने, अगर मान लिया हम किसी मटेरियल के तौर पर इसको देखते हैं, अगर हम किसी मटेरियल को खींच रहे हैं, अगर हम किसी मटेरियल में फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे उसका जिसका शेप है वो खींच रही है। अगर खींच रहे हैं तो खींचेगी, दबा रहे हैं तो उसकी दब रही है। तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब हम लोग जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे उसमें चेंज आ रहा है। चेंज हमने पढ़ा था कि चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, लेंथ के केस में, वॉल्यूम के केस में, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं वैसी वैसी जो मटेरियल है आपका, वो उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो रही है। तो हम कह सकते हैं आपका ओ से ए पॉइंट तक, आपका कहां से, आपका ओ से ए पॉइंट तक जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू है वो स्ट्रेन की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना जितना जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं किसी मटेरियल पर वैसे वैसे वो खींच रहा है या दब रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक, ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इस वैल्यू तक, स्ट्रेस की इस वैल्यू तक जो आपका बॉडी है उसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ए पर पॉइंट कर, तो हम इस पॉइंट पर जो वैल्यू है ए की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो जो आपका ए पॉइंट है उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो आपका ए पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसके बाद आपका ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ेगा। इस तरीके से। तो यहां पर हम इस पॉइंट को, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं। एक यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं डी पॉइंट बोल देता हूं, और एक हम पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, इसको मैं ई पॉइंट बोल देता हूं। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब हम ए के थोड़ा सा आगे आते हैं। तो जैसे जैसे हम ए के आगे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने स्ट्रेस अभी भी हम लगा रहे हैं, स्ट्रेन भी आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या देख सकते हैं, सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ गई है लाइन। इसका मतलब है यहां से ए के बाद जो आपका बी पे था वैल्यू, आपका जो बी पर वैल्यू थी उसमें जो आपकी स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के। और इस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर बॉडी की जो इलास्टिक लिमिट है वो रीच हो चुकी है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को खींचता हूं बी पॉइंट पर पहुंच गई, वो मैंने छोड़ दिया उस बॉडी को, तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। मतलब अभी भी इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ए पर थी, क्योंकि ए पे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे थे, लेकिन बी पर भी आपका इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बॉडी में। लेकिन अगर मैं बी पर छोड़ूंगा बॉडी को तो वापस वो आ जाएगी। तो उसका मतलब है स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, लेकिन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बॉडी में अभी बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आपकी बची हुई है बॉडी में। ठीक है, तो यहां इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक लिमिट। इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट पर जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बोलेंगे हम बी पॉइंट पर जो आपकी
स्ट्रेस की वैल्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे आपसे एग्जाम में कोई ग्राफ क्वेश्चन देके आपसे पूछा जाए कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप, तो आपको क्या मिलता है, तो ध्यान रखना आप, अगर आप स्लोप ओ से ए तक, ओ से ए तक अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं। तो जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं y पर क्या है स्ट्रेस, x पर क्या है स्ट्रेन, तो मैं यहां पर लिख दूंगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका स्लोप देता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको पिछली वीडियोस में, कि इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका जो स्लोप होता है कहां से, ओ से ए तक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप होता है, वो आपको देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक हमने अभी देख लिया है कि पहले हमने जब वायर को किसी मटेरियल को खींचना शुरू करा तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगा रहे थे वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन आ रहा था, तो मतलब ओ से ए तक तो आपका स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो आपका प्रोपोर्शनलिटी हट गया, ए से बी में आपको जो प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन के, तो जो आपका बी है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, कि आपकी इलास्टिक लिमिट रीच हो चुकी है, कि इससे ज्यादा बॉडी में इलास्टिसिटी नहीं बची है। और एक हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो बी को हम लोग एक नाम और भी दे सकते हैं, यील्ड लिमिट बोल सकते हैं, इसको हम बुक में हो सकता है आपके लिखा हुआ यील्ड लिमिट, YIELD वाला, यील्ड मतलब मिल गया हमको, ये हमको यहां तक इलास्टिक लिमिट मिल चुकी है, इससे ज्यादा खींचेंगे तो बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म तो नहीं होगी, काफी हद कम हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, मैंने बी और डी के बीच में एक रैंडम पॉइंट ले लिया, कोई सा भी, यहां पर सी, मैंने यहां पर एक रैंडम पॉइंट ले लिया सी, कोई सा भी। मैंने यहाँ पर रैंडम पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि अब मैं आप देख सकते हैं यहां पर मैं बी के बाद मैंने स्ट्रेस की वैल्यू कम कर दी, लेकिन तब भी स्ट्रेन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। देखिए स्ट्रेस की वैल्यू मैंने कम कर दी लेकिन स्ट्रेन तब भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं बी के बाद, आफ्टर बी के बाद हल्का हल्का स्ट्रेस की वैल्यू पर भी स्ट्रेन जो है वो ज्यादा ज्यादा आ रहा है बॉडी में, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेस लगाने पर बी के बाद, आफ्टर बी क्या हो रहा है, हल्का हल्का स्ट्रेस लगाने के बावजूद भी बॉडी में ज्यादा ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका, अगर मैं यहां पर सी पर आके, अगर मैं सी पर आके बॉडी को छोड़ दूं तो बॉडी क्या अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बी पर खत्म हो चुकी है। मतलब अगर मैं सी पर बॉडी को छोड़ूंगा, अगर मैंने सी पर बॉडी को छोड़ दिया तो बॉडी आपकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगी, ओ पर जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो ओ पर नहीं गई, वो ओ डैश पर आ गई, मतलब उसमें इतना आपका, ये आपका परमानेंट स्ट्रेन बॉडी में रह गया इतना। ठीक है, जाना उसको ओ पर चाहिए था लेकिन वो ओ डैश पर गई, मतलब उस बॉडी में इतना परमानेंट स्ट्रेन आ गया, उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट स्ट्रेन, डिफॉर्म होगी बॉडी। बॉडी को जाना चाहिए था, मान ली किसी बॉडी को ओरिजिनल लेंथ से हमने 10 सेंटीमीटर खींचा तो उसको 10 जाना चाहिए था, वो 10 नहीं गई, वो 8 गई, मतलब उसमें 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए स्ट्रेन उसमें रह गया। तो ये इसका मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो O से B तक का रीजन है, कहां से, आपका जो O से B तक का रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक रीजन, क्योंकि यहां पर बॉडी क्या जो है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। और B के बाद हम लोग O से B तक तो हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, और B के बाद D तक हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन, क्योंकि इसके बाद बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म तो नहीं हुई, कम हो गई, खत्म नहीं हुई, कम है, तो इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। क्योंकि आपको पता होगा अगर प्लास्टिक का कोई वायर अगर आप खींचेंगे तो वो खींच तो जाएगा लेकिन वापस वो नहीं आएगा, जैसे रबड़ को खींचेंगे छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगी, लेकिन प्लास्टिक का वायर को अगर आप खींचेंगे तो वो खींच तो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, वो कुछ उसमें हद तक परमानेंट स्ट्रेन उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब हमने थोड़ा सा और आगे हमने आने शुरू करा, यहां पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट डी है आपका, डी पॉइंट पर आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम, देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की, यहां पर आप देख सकते हैं डी पॉइंट पर आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी। तो इसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहां पर, मैक्सिमम स्ट्रेस,
इसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बॉडी में और ज्यादा, सी के बाद हमने बॉडी में और खींचना शुरू करा, तो जैसे जैसे हमने और खींचा बॉडी में स्ट्रेन भी ज्यादा आने लगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मैक्सिमम लगा दिया, बहुत ज्यादा खींच दिया बॉडी को। उसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद हमने कम करना शुरू करा स्ट्रेन। हमने कहा बहुत, हमने सोचा बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। अब हमने जैसे स्ट्रेस को, मतलब फोर्स को, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको कम करना शुरू करा, तो हमने सोचा बॉडी रुक जाएगी वहीं पर, लेकिन ऐसा नहीं हो। आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेस की वैल्यू डी के बाद कम करनी शुरू करी, लेकिन बॉडी का स्ट्रेन अभी भी नहीं रुक रहा है, बॉडी अभी भी कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जा रही है, हो जा रही है। फिर एट द एंड क्या हो रहा है, ई पर आके आपकी बॉडी टूट गई, इतना ज्यादा खींचते बॉडी में, टक से टूट गई। तो इसको हम बोलेंगे रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट, ई को हम बोलेंगे रप्चर पॉइंट, क्योंकि यहां पर जो है आपका ये मटेरियल टूट गया, हमने इतना ज्यादा खींच दिया कि टूट गया ये। तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार ओवरऑल कैसे, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने स्टार्ट करा था ओ से, इसको आप ऐसे समझ लिया, हमारे पास एक मटेरियल है, हमने उसको एक रिजिड सपोर्ट से ऊपर से टाइट से बांध रखा है, हमने उसको रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है, ठीक है, टाइट से रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है उसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम नीचे से धीरे धीरे फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने स्टार्ट करी, फोर्स लगाई 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 लगाई, बहुत ज्यादा लगा दी फोर्स, फिर धीरे धीरे कम करनी शुरू करी। तो इसको आप समझ सकते हैं, पहले हमने फोर्स लगाई, जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस लगा रहे हैं, वैसे वैसे बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है। यहां तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो तभी हम लोग बोलते हैं ए पर जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ पर यहां तक आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन अभी भी स्ट्रेन जो है वो आ रहा है बॉडी, हमने हल्का हल्का स्ट्रेस लगाया, लेकिन तब भी बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर, यहां से यहां तक आपको देख रहे हैं, हल्का हल्का स्ट्रेस लगाने पर बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा ज्यादा आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बी पर जो है आपका, ए से बी तक आपका स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर लिख दिया स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बी तक। तो आपका जो ए से बी तक का रीजन है उसमें स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तभी हम लोग बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड लिमिट, या फिर इसको हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बॉडी पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं बची। तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड लिमिट। तो यहां से यहां तक, ओ से बी तक की रीजन को हम लोग बोलेंगे, यहां से यहां तक की रीजन को इलास्टिक रीजन। उसके बाद हम आगे चलने शुरू करते हैं। हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाने शुरू करा, हम लोग ने थोड़ा और स्ट्रेस, मैंने स्ट्रेस को थोड़ा और बढ़ाने शुरू करा, धीरे धीरे बढ़ाया, सी पॉइंट पर पहुंचे। सी पॉइंट पर बॉडी के पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इतनी नहीं बची कि वो ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ सके। तो अगर मैं सी पॉइंट पर बॉडी को छोड़ूंगा तो वो ओ पे ना जाके ओ डैश पर जाएगी, मतलब उसमें ये ओ से ओ डैश तक का जो रीजन है इसमें परमानेंट स्ट्रेन आपका रह गया है। तो आगे चलते हैं सी से आगे। तो जैसे हम सी से और आगे, मतलब मैंने और बॉडी में स्ट्रेस बनाने शुरू करा, तो यहां पर आपका डी, हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच गए। इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस ही बोलते हैं, मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। मतलब कि कितनी ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू कोई भी मटेरियल सह सके टूटने से पहले, ठीक है। तो इसमें इतनी ज्यादा, मतलब डी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू इतनी वो सह सकता है। अब तो पता है इसके बाद तो टूटेगा ही, इसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते, वो टूटेगा ही। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज और नोट करी कि जैसे हमने स्ट्रेस की वैल्यू कम करी, हमने सोचा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, अब हम फोर्स, हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, अब हम फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है उसको हम कम कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा था कि बॉडी यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन अभी भी बॉडी, आप देख सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू डी के बाद कम कर दी, लेकिन बॉडी में स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली। मतलब कह सकते हैं कि ये एक विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड कैसा होता है, तो चेहर की तरह होता है। जो आपका थिक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड जो होता है आपका विस्कस लिक्विड की तरह, जो आपका डी के बाद है वो मटेरियल ऐसे स्ट्रेस हटाने के बावजूद भी इतनी ज्यादा तरीके से विस्कस लिक्विड की तरह फ्लो होने शुरू हो गया, और एक टाइम आके आपका बॉडी जो मटेरियल जो है वो टूट गया। उसको हम बोलेंगे रप्चर पॉइंट। में इतना खींच दिया कि ई पर आपके बॉडी टक टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे रप्चर पॉइंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दो रीजन आ चुके हैं। अब हम लोग जो हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया, अब हम दो रीजन की बात करेंगे। दो रीजन मतलब यहां से यहां तक, पहला ओ से बी तक का रीजन, उसके बाद बाकी बी के बाद डी तक का रीजन, क्योंकि ई पे तो टूटेगा तो उससे डिस्कस करना है क्या, वो तो टूट ही जाएगा मटेरियल। तो ओ से बी तक के रीजन को हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, मतलब यहां तक बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बाकी है। मैं अगर बॉडी को खींचूंगा बी पर जाके छोड़ दूंगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में जा रही है। उसके बाद बी और डी के रीजन की बात करेंगे, मतलब बी के बाद जो है बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी, लेकिन वो काफी हद तक कम हो चुकी है। मतलब अगर मैं बी के बाद किसी भी पॉइंट पर बॉडी को छोड़ूंगा तो वो ओ पर ना जाके ओ डैश पर जाएगी, मतलब उसमें कुछ हद तक परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा, वो डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगी।
तो ये इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। अब हमको इन दोनों रीजन को ही डिस्कस करना है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्राफ का और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ग्राफ देख के कि कौन सा जो मटेरियल है आपका वो वायर्स बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कौन सा मटेरियल का जो आपका ग्राफ है, मटेरियल का जो ग्राफ देके पूछा जाएगा वो वायर बनाने का इस्तेमाल, वो वायर्स बनाने के लिए या शीट्स बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका जो ग्राफ है तो अगर किसी मटेरियल का स्मॉल प्लास्टिक रीजन हो, यहां से यहां तक की दूरी कम हो, तो स्मॉल प्लास्टिक रीजन होने का मतलब है कि ना तो वो मेलेबल है, ना वो डक्टाइल है और ना ही वो टेंसाइल है। मतलब इसको हम कह सकते हैं वो ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब कैसा होता है, वेफर्स होते हैं, बिस्किट होता है, कैसे होता है आपके, अगर आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो टक से टूट जाएंगे। मतलब इसको मैं बोलूंगा ब्रिटल। ये आपका ब्रिटल मटेरियल है। जी जो आपका ग्राफ है, अगर उसमें अगर आपका स्मॉल प्लास्टिक रीजन है किसी ग्राफ में, तो वो ना तो मेलेबल है, मतलब ना उससे हम वायर्स बना सकते हैं, ना उससे हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। का जो मटेरियल है ये ब्रिटल है, मतलब इसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टक टूट जाएगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं है तो वो खींचेगा नहीं, वो टूट जाएगा आपका। तो ये आपका ब्रिटल है। तो अब बात करते हैं, अगर किसी मटेरियल के पास ज्यादा प्लास्टिक रीजन हो तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, आपका कह सकते हो जल्दी से नहीं टूटेगा आपका। उसमें आप फोर्स लगाएंगे तो वो खींचता रहेगा उसकी, वो जल्दी से नहीं टूटेगा। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें तो फोर्स लगाते ही टूट रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर ज्यादा प्लास्टिक रीजन हो तो वो मटेरियल आप जैसे जैसे स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, एकदम से नहीं टूटेगा। तो इन ऐसे मटेरियल जिनका लार्ज प्लास्टिक रीजन हो तो इनसे हम लोग वायर्स बना सकते हैं, मतलब वो मेलेबल, डक्टाइल और टेंसाइल होते हैं। इनसे हम लोग वायर्स बना सकते। वायर्स के लिए आपको ज्यादा प्लास्टिक रीजन चाहिए, आप खींचेंगे तो वो जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हम लोग इससे थिन शीट्स बना सकते हैं, इससे हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं किसी मटेरियल का, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं। तो थर्ड की बात करते हैं, नो प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन नहीं है, मतलब वो कह सकते हैं उसको इलास्टोमर, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलास्टोमर, नो प्लास्टिक रीजन। तो अगर किसी मटेरियल का ग्राफ में प्लास्टिक रीजन ही नहीं है तो मतलब उसमें यहां से यहां तक, मतलब उसका बी और डी पॉइंट जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं ना। यहां से आता है कि आपका बी से डी तक आपका प्लास्टिक रीजन है। अगर किसी में है नहीं प्लास्टिक रीजन, मतलब बी और डी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब वो पूरा इलास्टिक मटेरियल है। उसको आप खींचेंगे, छोड़ेंगे, ओरिजिनल स्टेट में आएगा। बिल्कुल टूटने वाला होगा तब भी छोड़ेंगे तब भी ओरिजिनल स्टेट में ही आएगा। मतलब आप कह सकते हैं रबर बैंड कैसा, रबर बैंड आपका ऐसे ही होता है, कितना ज्यादा इलास्टिक होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे, छोड़ेंगे, वापस आएगा। लेकिन अगर आप टूटने वाला होगा तब भी छोड़ेंगे तब भी वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल रबड़ होता है, रबड़ इसका एग्जांपल होता है। अब एग्जाम में ग्राफ देखकर से क्वेश्चन पूछे, देखो बताइए कौन से मटेरियल से हम लोग वायर्स बना सकते हैं, या कौन सा मेलेबल ज्यादा होता है, कौन सा डक्टाइल ज्यादा होता है, कौन सा टेंसाइल ज्यादा होता है या नहीं होता है। तो आप आराम से बता सकते हैं, अगर स्मॉल प्लास्टिक रीजन हो तो वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो ना तो वो मेलेबल होगा, ना ही वो डक्टाइल होगा, ना ही वो टेंसाइल होगा, तो वो ब्रिटल होगा, बिस्किट की तरह, वेफर की तरह, रस की तरह। रस जो होता है आपका, उसको आप आराम से तोड़ सकते हैं, वो कुछ आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा टूटने में। दूसरा, लार्ज प्लास्टिक रीजन, अगर आपका बी और डी का जो वैल्यू है, बी और डी की जो दूरी है वो ज्यादा है, तो मतलब वो आराम से आपका खिंच जाएगा, टूटने से पहले काफी हद तक वो खिंच जाएगा आपका। तो मतलब उनसे हम लोग वायर्स, ऐसे मटेरियल से हम लोग वायर्स और थिन शीट्स हम उसको बना सकते हैं। देखा आपने एल्युमिनियम फॉइल होती है कितनी पतली पतली, मतलब उसका जो बी से डी तक का जो रीजन है एल्युमिनियम का, वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा मटेरियल की बात करें जिसमें प्लास्टिक रीजन ही नहीं है, मतलब बी और डी पॉइंट बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कुछ है ही नहीं उसके बीच में, तो आप उसको वो ऐसा एग्जाम्पल आपका रबड़ का हो जाएगा। क्योंकि आपका रबड़ को अगर हम खींचेंगे, छोड़ेंगे तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। बिल्कुल टूटने वाला होगा तब भी उसको हम छोड़ेंगे तब भी वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, मतलब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रबड़ का। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हमने ग्राफ पढ़ा है अभी, ये एक जनरल ग्राफ है। जरूरी नहीं है कि सब मटेरियल्स का ग्राफ ऐसा ही हो, एग्जैक्ट डिट्टो बिल्कुल इस तरीके से, जरूरी नहीं, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स का ग्राफ इसकी तरह हो, बिल्कुल सेम एज इट इज ना हो, मतलब इसके आसपास हो, और कुछ मटेरियल्स का ग्राफ इससे बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो। तो जरूरी नहीं है कि सब मटेरियल्स का ग्राफ ऐसा ही बने, तो डिपेंड करता है मटेरियल आपका कैसा है। तो ये आपका एक जनरल ग्राफ है, सब मटेरियल्स का ग्राफ इसके आसपास होता है, एग्जैक्टली सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपका हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, या अगर कुछ और फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा जरूर बताने की आपको। तो ये आपका पूरा सब हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और ज्यादा वीडियोस के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।